पहले अपना गोल सेट करिए, गोल का ड्यूरेशन सेट करिए, गोल का क्वांटम सेट करिए कि क्यों बच्चे की पढ़ाई करानी है। आज अगर इंजीनियरिंग 10 लाख रुपए में हो रही है 4 साल में, तो मेरा बेटा जब 18 साल का होगा तो शायद ये 10 लाख में नहीं होगी, ये 20 लाख में होगी। तो मुझे 20 लाख इकट्ठे चाहिए उस टाइम पे 4 साल के अंदर। तो मैं आज जो निवेश करूंगा वो 20 लाख रुपए के कॉर्पस के हिसाब से करूंगा, 10 लाख के कॉर्पस के हिसाब से नहीं करूंगा, 10 लाख रुपए की। सो दैट इज द अदर गोल। सो आज का गोल, आज का नंबर क्या है, 10 साल बाद एंटिसिपेटेड क्या हो सकता है, Correct. उसके हिसाब से अपने गोल्स को सेट करिए। और अल्टीमेट लाइफ के 5-6 ही बड़े गोल्स होते हैं। आपकी खुद की शादी होती है, बच्चे होते हैं, वेकेशंस होती हैं, गाड़ी होती है, घर होता है, घर का डाउन पेमेंट होता है, और एंड ऑफ द डे उनकी शादी या रिटायरमेंट होती है। ये 6-7 बड़े गोल्स हैं लाइफ के। उसी के अराउंड अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर लीजिए। दैट्स इट। और इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, एक शेयर्स में अगर आपको, जैसे मैं पर्सनली थोड़ा सा आइडिया कम है तो मैं सेफ खेलता हूँ, तो मैं ब्लू चिप शेयर्स, जो जनरेशनल शेयर्स जिसको बोलते हैं कि टाटा एंड इन सब का लेके इजी हो गया कि ये हाँ पता है, थोड़ा कम देंगे पर लंबे समय तक देंगे, कंपनी डूबेगी नहीं। ट्रू ट्रू। तो ये एक हो गया। और म्यूचुअल फंड्स एक चीज़ है। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, बहुत लोग ये करते हैं कि एक बुके क्रिएट करते हैं, जंगल बना देते हैं, जू बना देते हैं म्यूचुअल फंड्स का, कि 20 25 30 म्यूचुअल फंड्स में वो क्या करते हैं, हर दूसरे महीने जाएंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड पकड़ेंगे, उसको ले लेंगे। करेक्ट। पता नहीं। एंड अगेन द क्वेश्चन स्टिल रिमेंस, व्हाट आर यू बाइंग, व्हाई आर यू बाइंग। करेक्ट। तो आपके पास दोनों आंसर नहीं है, करेक्ट। तो आप गलत चीज ही खरीदने वाले। आपके हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, एंड कौन से आइडियली, अगर आपको नॉलेज नहीं है या रिस्क नहीं ले सकते हो, तो वो म्यूचुअल फंड्स कौन से होने चाहिए और कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं किसी को भी डायरेक्ट स्टॉक्स में डालने को थोड़ा सा डिस्करेज करता हूँ। ओके। उसका रीजन ये है कि वो आपको अनड्यू स्ट्रेस देता है, अनड्यू एंग्जाइटी देता है, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि आपको एनालाइज नहीं करना था। करेक्ट। ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट, यू डोंट नो हाउ टू रीड अ P&L अकाउंट, करेक्ट। यू आर नॉट इन द मार्केट, आपको मार्केट की खबर नहीं है ना, आपके पास टाइम है सब करने का। करेक्ट। तो अगर आपके पास नहीं है तो मत करो। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर मोर देन इक्विप्ड टू हैंडल दिस, उनका काम है रोज का। करेक्ट। अच्छा, उसमें भी ये नोटिस किया गया, जैसे यूएस पे रिसर्च की तो पता चला कि 85% ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स इन यूएस आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स। तो जो S&P 500 है या नैस्डैक है 100 है, जो ये सब है, उनको बीट ही नहीं कर पा रहे। जैसे इंडिया में निफ्टी है, जैसे निफ्टी हो गया, आपका नेक्स्ट निफ्टी हो गया, ये सब हो गए। तो क्या होता है कि ओवर अ लॉन्गर होराइजन फंड मैनेजर्स भी नहीं बीट कर पाते हैं निफ्टी को। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन अक्रॉस ग्लोब। आज जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जैसे यूएस में वैनगार्ड है या ब्लैक रॉक है, ये लोग हैं, उनके 90% इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं फ्रॉम देयर कस्टमर्स इज बेसिकली पैसिव म्यूचुअल फंड्स, व्हिच इज इंडेक्स ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा सारा इंडेक्स फंड में मेरी मतलब मैनेज मत करने देना मेरी तरफ से किसी को, बिकॉज वो मैनेज कर सकते हैं, उनका रोज का काम है, पिछले 80 साल से कर रहे हैं। इज अ वेरी, एंड यू कांट एवर बीट द इंडेक्स। बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत इम्प्रॉबेबल है। अगर कंट्री नहीं डूब रही है, और कंट्री डूब भी रही है ना, आपका वो स्टॉक मार्केट नहीं बंद कर सकते, तो आपका इंडेक्स बंद नहीं होगा। बिल्कुल सही। और इंडेक्स विल ऑलवेज विन। इतनी सारी कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई, श्रीलंका में हुई, अभी इसमें हुई, अपना पाकिस्तान में, तो उनके स्टॉक मार्केट थोड़ी बंद हुए, क्रैश हो गए होंगे, बंद नहीं हुए। करेक्ट। तो क्रैश तो होंगे ही, अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, करेंसी की प्रॉब्लम आएगी, तो ये सब तो क्रैश होंगे। सो मैं लोगों को कहता हूँ, प्लीज स्टॉक्स पे मत देखो, म्यूचुअल फंड्स में जू मत बनाओ, गोल ओरिएंटेड रहो। अगर गोल का ड्यूरेशन छोटा है, इक्विटी में कम रहो, हाइब्रिड और डेट में ज्यादा रहो। ओके, एक्सप्लेन। सो फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद आपको गाड़ी चाहिए, तो 5 साल इज नॉट अ वेरी बिग ड्यूरेशन फॉर स्टॉक मार्केट्स, बहुत छोटा ड्यूरेशन है। तो 5 साल में अगर आप हर महीने पैसा डाल रहे हो, तो आप स्मॉल कैप में मत डाल दो, लार्ज कैप में मत डालो, सॉरी मिड कैप में मत डालो। आप डालो तो लार्ज कैप में डालो, या फिर हाइब्रिड में डालो, जिसमें 65% इक्विटी में जा रहा है पर 35% डेट में भी जा रहा है। तो अचानक से गिरेगा तो इतना बुरी तरह नहीं गिरेगा। तो ये वाले फंड्स हो गए। बहुत ज्यादा नहीं है तो इंडेक्स में डालो, पर रिस्क इस टाइम पे रिस्क मत लो, क्योंकि आपका ड्यूरेशन ही 5 साल का है। पर अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 5 साल से ऊपर, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, तो आप इक्विटी पे ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। क्योंकि मैं जैसे आपको बताता हूं, मेरा एक फंड था, मैंने उसमें 30,000 रुपए डालने चालू किए 2016 अक्टूबर में। डाला 2020 फरवरी, विच इज 3.5 years लेटर, वो 0 रिटर्न्स पे था। ओके, एक भी रुपए का रिटर्न नहीं था उस पर। तो दिल नहीं, हाँ मतलब होना तो चाहिए था, FD में शायद ज्यादा मिल जाता है। FD में ज्यादा मिल जाते। तो अच्छा, ये अभी शुरुआत हुई, मार्च 2020 आया, कोविड आया, एंड जैसे ही मार्च 2020 आया तो वो फंड 25% नीचे चला गया।
तो अभी मैं 3-3.5 साल तक तो जीरो पे बैठा था और उसके बाद ये -25 हो गया। पर हम रुक गए, हमने कुछ नहीं किया। हमारे टीचर वॉरेन बफे साहब है, तो हमने तो बोला है कि व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बिकम fearful, व्हेन अदर्स आर fearful बिकम ग्रीडी। तो उसके बाद मैं लगा रहा, मैंने अपनी SIP बंद नहीं करी, कुछ नहीं किया। एंड टुडे दैट फंड हैज एन इन्वेस्टेड कॉर्पस ऑफ 30 लाख रुपीस एंड द वैल्यू ऑफ दैट फंड इज 85 लाख रुपीस। वाओ। तो ये 4 साल मुझे इसलिए मिले क्योंकि मैंने वो 3.5 साल निकाले। करेक्ट। तो आज वो फंड को टोटल करीबन 8 साल से ऊपर हो गए हैं। तो 8 साल में देखिए मेरे को इतना अच्छा वैल्यू उस फंड में मिला। वाओ वाओ। तो ये कब होता है? जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनता है। तो जितना आप लॉन्ग टर्म रहोगे उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो, जितना रिस्क ज्यादा ले सकते हो उतना इक्विटी में ज्यादा पैसा डाल सकते हो। आप SIP एडवाइस करेंगे या लंप सम? देखिए, अगर आपका होराइजन बहुत ही लंबा है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, तो आप लमसम पे भी जा सकते हो। पर जनरली मैं फिर भी कहूंगा, क्योंकि रिस्क टॉलरेंस नामक एक चीज होती है। अचानक से आपने लमसम किया, मार्केट जैसे पिछले हफ्ते वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 5% इन अ वीक। आई नो, या आई नो। निफ्टी वेंट डाउन बाय 1200 पॉइंट्स, सेंसेक्स वेंट डाउन बाय व्हाट 4000 डॉट पॉइंट्स। तो अब ये देखने की क्षमता बहुत लोगों में होती नहीं है। मैं बंद कर दिया अपना फोन, मैंने वो मैं खोलना ही नहीं है इसको। तो अब सोचो, आप जैसा मैच्योर इन्वेस्टर भी ये देख के एक बार के लिए तो अपना आपा खो बैठता है। हाँ। सो बहुत सारे लोग होंगे जो ये नहीं देख पाते, इसलिए मैं सबको फिर भी रेकमेंड करता हूँ। और मेरे स्टॉक्स में मुझे ज्यादा दिख रहा है, म्यूचुअल फंड में उतना नहीं दिख रहा है। होता ही नहीं है ना। अब बास्केट नेवर फॉल्स एज मच एज एन इंडिविजुअल स्टॉक, ये रूल है। अभी पीछे जब निफ्टी 10% करेक्ट हुआ 1-1.5 महीने के अंदर, सो निफ्टी वेंट डाउन बाय 9-10%, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स वेंट डाउन बाय 25%, TCS went down by 20%, क्या नाम है इसका, रिलायंस went down by 18-20%, कुछ मिड कैप स्टॉक्स तो 40-40% करेक्ट करके, स्मॉल कैप वाले 40-50% करेक्ट करके। सो ये जो दम नहीं होता लोगों में ये सब देखने का, हमने तो देखा हुआ है। आई हैव सीन अ सिंगल डे लॉस ऑफ 30 लाख रुपीस। वाओ, यस। तो वो देखा हुआ है, तो हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता। तो कितना गिर गया, ठीक है गिर गया, बिकॉज सी वी हैव अंडरस्टूड कि ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, ये आज के लिए है ही नहीं। तो आज के लिए है नहीं, तो आज के ऊपर नीचे से क्या सर्कस से हमको लेना देना है। और ऐसा भी ऐसा होता है ना, जब मार्केट ऊपर है तभी भी आपके पैसे जा रहे हैं, जब मार्केट नीचे तभी जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट बैलेंस एवरेज आउट कर जाते, एवरेज आउट कर जाते। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जून 2024 का बताता हूँ। सिंगल डे लॉस जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए, बिकॉज वो नहीं था, फुल मेजोरिटी नहीं था, वो 30 लाख रुपीस। ठीक है, इन दैट मंथ अलोन वो -30 लाख रुपीस से मेरा महीना खत्म हुआ +40 लाख रुपीस पे। तो उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर 70 लाख रुपए जुड़ा मेरा। वाओ। October 2024 I lost 10 lakh rupees in a month. My starting salary in my career was 7 lakh rupees per annum. तो आज आप सोचो, इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि 7 लाख रुपए से हमने जहां जीवन स्टार्ट किया था, आज मैं कहता हूं भाई मेरी ऑलमोस्ट एक होंडा सिटी चली गई इस महीने। 10 लाख मोटा मोटी एक होंडा सिटी हो गई, आपकी सेकंड हैंड होंडा सिटी हो गई, पकड़ लो। चलो अगर फर्स्ट हैंड भी देखनी है तो कोई ठीक ठाक स्विफ्ट डिजायर टाइप गाड़ी हो गई है। करेक्ट। तो हमने तो हर एक महीने में स्विफ्ट डिजायर स्वाहा कर दी। सो पॉइंट इज, ये मेच्योरिटी है, दिस इज मेच्योरिटी। एंड अगर मैं आपको पूरा लास्ट ईयर बताऊं तो माय फंड वेंट अप बाय 1.6 करोड़ रुपीस इन अ ईयर विदाउट मी डूइंग एनीथिंग। तो आप सोचिए मैंने कहां से जीवन स्टार्ट किया, 7 लाख रुपए की तनख्वाह से साल का, और आज मेरे को बिना कुछ किए साल का 1-1.5 करोड़ रुपया बन गया। आप 39 में रिटायर हो गए। हाँ, एक्टिव इनकम से। हाँ, एक्टिव इनकम से रिटायर हो गया। क्या कॉर्पस? 5 CR। 5 CR में आपने बोला कि अब मुझे बिल्कुल अपना वक्त नहीं बेचना है पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल। देखिए, एक पॉइंट पे ना आपको रियलाइज करना पड़ता है कि वक्त जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी। और पैसे की होड़ ऐसी है कि ये तो खत्म हो ही नहीं सकती। बड़ी अच्छी लाइन थी वो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो जैसे ही जो प्राप्त है वो पर्याप्त है हुआ, मेरे लाइफ के 2 गोल्स थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी। फर्स्ट वाज टू रीच 5 CR एज अ कॉर्पस सो दैट आई कुड से बाय बाय टू एवरीथिंग। मैंने अज्यूम किया था मैं 40 तक पहुंचूंगा, मार्केट्स वर काइंग, वो 38-39 में हो गया, तो आई कुड से बाय बाय। ओके। और अगर मार्केट्स काइंग नहीं होती तो शायद 42 पे आ जाता। इतना ही फर्क पड़ता, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड माय सेकंड गोल इज टू रीच 25 CR बाय द टाइम आई एम 50। तो उसी के हिसाब से अब मेरी प्लानिंग चलती है कि मैं 45 CR तक कैसे पहुंचूं।